नमस्ते क्लास। तो उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। सभी लोगों के पास मतलब ये इन्फॉर्मेशन होगा कि एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों का नोट्स बनवाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग समराइज करें एक चैप्टर को तो उसमें सबसे पहले नोट्स बनवाया जाता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेन चीज़ें हैं जो पढ़नी है इस चैप्टर में। और दूसरा उसके बाद से हम लोग चैप्टर पढ़ते रहते हैं, वीडियो के साथ साथ हम लोग जो क्वेश्चन करते रहते हैं वो टॉपिक्स क्लियर करने के लिए, वो टॉपिक्स हम लोग को अच्छा से समझ में आ सके उसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। और उसके बाद एंड द एंड द चैप्टर में हम लोग जो करते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखते हैं या फिर वगैरह एक्सेट्रा और भी जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मतलब आप अगर अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग नोट्स में नहीं बना रहे हैं, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं उनसे ये मतलब कहना चाहते हैं कि आप लोग नोट्स तुरंत बनाएं। और मतलब आप नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों है, मतलब कि नोट्स इसलिए बनाना ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको रख सको, आप उसको याद रख सको कि जब आपके एग्ज़ाम्स हो, जब आपको ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो आप उसको निकाल कर के पढ़ सको, तो आपको आसानी से समझ में आ सके कि कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, इसके लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग है। अ, वो इसलिए लगता है क्योंकि वो पहले से ही समझ रखे हैं, उनको पहले से ही ये दिमाग में है कि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है और मतलब कि इसको मतलब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि अ, इसमें डेट्स वगैरह हैं, टाइम्स वगैरह हैं, तो याद नहीं होती है। तो इसलिए हम बहुत कम लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। तो सबसे पहला बात कि आप ये अपने मन से निकाल दो कि मतलब हिस्ट्री जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, अपने तरफ से इंटरेस्टिंग बनाओ। आप ये सोचो कि हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सुनेंगे किन चार चीज़ों को कि हमको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है हमारे क्लास के लिए। तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। और हिस्ट्री पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मान लीजिए कि हमें एक समाज में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सभी लोग के पास, आप जितने भी लोग हैं सभी लोग के पास कोई ना कोई एम्बिशन जरूर होगा। सभी लोग कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कुछ भी, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई कुछ भी बनना चाहता है। ठीक है, कोई ये भी चाहता है कि वो डीएम एसपी वगैरह बन सके। ठीक है, तो अब देखिए कि मतलब आप कितने भी अच्छे पोस्ट पे चले जाओ, कितने भी अगर अच्छे पोस्ट आपके पास आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए, बहुत ही सक्सेसफुल एक आईपीएस ऑफिसर बन गए और मतलब अपने लाइफ में सब कुछ आप अच्छे कर रहे हो, लेकिन आपको रहना कहाँ है? आपको रहना है समाज में, आपको रहना है अपनी कंट्री में, आपको रहना है मतलब इन्हीं सारे लोगों के बीच। तो ठीक है, तो आप जहाँ जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके कंट्री में कौन कौन सी घटनाएं घटी। और जो समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं, मेनली चीज़ यही है कि जिस समाज में आप रहते हैं, इस समाज में कौन कौन से रीति रिवाज अपनाई जाती है, किस किस तरह के लोग हैं, कौन कौन से कल्चर अपनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी रखने के लिए ही हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, मतलब एसएसटी पढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं, हमारा इतिहास जो है ये सारी चीज़ों को बताता है, हमें बताता है कि हमें एक समाज में कैसे रहना चाहिए, पहले के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उनको क्या क्या समस्याएं होती थी, अब के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए मतलब कि इतिहास पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा मतलब कि एक छोटा सा मतलब पार्ट ऑफ कि आप लोग क्यों इतिहास पढ़ें और नोट्स क्यों बनाएं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि टॉपिक्स पे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, नहीं तो और भी कुछ आप लोगों को बताते। लेकिन हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं तो पहले पिछले कुछ क्वेश्चन से हम लोग टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्लाइंट्स क्या होते थे, तो क्लाइंट्स को हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं क्लाइंट्स क्या होते थे। तो क्लाइंट्स उस समय वैसे लोगों को कहा जाता था जो कि मतलब किसी सुपीरियर पर्सन के अंदर में अब वो मतलब उन पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, जैसे कि उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, जमींदार थे, जो राजा थे, जो तहसीलदार थे, इन लोगों पे डिपेंडेंट जो लोग थे वैसे ही लोगों को मतलब क्लाइंट कहते थे। अब ठीक है, अब एक टॉपिक है कि ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कैसे लोगों को अपने मतलब ऑफिशियल्स लोग बना दिया, मतलब ऑफिसर्स बना दिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में भी बात किए थे, बट किसी ने जिक्र नहीं किया, कोई क्वेश्चनिंग नहीं आई।
तो इसलिए हम लोग इसके प्रति फिर से इस चैप्टर को फिर से पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुगलक ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया एज ए मतलब ऑफिसर्स, मतलब एज ए प्रोफेशनल्स, उनके पर्सनल कामों के लिए। जैसे कि अजीज कुमार को उन्होंने रखा ए वाइन सेलर, जो कि एक शराब की दुकान खोलते थे, शराब बेचते थे। ठीक है, तो अजीज कुमार नाम याद रखेंगे सभी लोग, जितने भी हम लोगों हम नाम बता रहे हैं अभी, सभी लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से मुख्य रूप से उनके ऑफिसर्स हुए। ठीक है, अजीज कुमार जो कि कौन थे कि एक वाइन सेलर थे, दूसरा थे फिरोज हजाम जो कि उनके एक बार्बर थे। ठीक है, और तीसरा थे मनका तबाक। मनका तबाक जो थे वो उनके एक कुक थे, जो उनके लिए भोजन पकाते थे, जो उनके लिए भोजन बनाते थे। और मतलब ये इन्हीं तीनों लोगों को वो मतलब ऑफिशियल्स नियुक्त किए थे, मतलब अपने राज्यों में रखे थे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं एक क्वेश्चन पे कि व्हाई डू यू थिंक बर्रानी क्रिटिसाइज सुल्तान। मतलब अब हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे, बट किसी ने पूछा नहीं। ये आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक के नीचे ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि बर्रानी ने, जो थे कि जियाउद्दीन, पूरा नाम था उनका जियाउद्दीन बर्रानी, तो जियाउद्दीन बर्रानी ने सुल्तानों को क्रिटिसाइज क्यों किया, मतलब कि उनके बारे में और आलोचनाएं क्यों करने लगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि जो सुल्तान थे वो अलग अलग तरीके से मतलब कि अपने इतिहास को लिखवाते थे, अपने अपने बायोग्राफी को लिखवाते थे अलग अलग तरीके से। ठीक है, या फिर मतलब वो एक समय ऐसा आया था कि मतलब वो मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पे नियुक्त कर देते थे, मतलब छोटे जात के व्यक्ति को पद पे नियुक्त कर दिया, मतलब कि जो उसका उम्मीदवार ना हो उसको भी पद पे नियुक्त कर दिया। ठीक है, और ये जो थे सुल्तान इसलिए करते थे कि जो भी व्यक्ति को वो लोग नियुक्त करते थे वो व्यक्ति चाहते थे कि उनका काफ़ी समय तक उनका वफादार रह सके, उनको मतलब उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को ही माने, बाकी सारी बातों को नहीं माने, मतलब उनका एक तरह से कह ले तो कोई उनका एक तरह से उनका गुलामी करे। ये ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करते थे। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते थे, ऐसे लोग बहुत सारे जेल में मिलते थे। तो जेल में से लोगों को उठा करके वो लोग ला करके अपना मंत्री बना लेते थे, या फिर छोटे वर्ग के लोगों को जिनको समाज अपनाना नहीं चाहती थी, जिस समय उस समय के बड़े समाज जो है वो अपनाना नहीं चाहती थी, वैसे लोगों को मतलब ये लोग उठा के अपने कंपनी में रख लेते थे। और मतलब उससे अपना क्या करते थे कि कंपनी में रखने के बाद उसको अपना ऑफिसर्स बना देते थे। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए जियाउद्दीन बरानी ने कहा, जियाउद्दीन बरानी उस समय के क्रोनोलॉजिकल्स थे जो कि मतलब इतिहास लिखते थे। ठीक है, और उस समय के गांव के लोगों के प्रति या फिर जो शासक होते थे उनके प्रति वो सुझाव भी व्यक्त करते थे अपना। ठीक है, तो इनको ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगी। मेनली कह लीजिए कि समाज को भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी कि किसी भी छोटे जात के लोगों को हम लोग उठा करके क्या करें कि किसी के सामने मिनिस्टर बना दें, वो मतलब कि एक बड़ा पद दे दें जिसके अंदर मतलब सारे बड़े जाति आते हों या फिर बड़े, तो ये सारी जाति प्रथा थी उस समय, इसलिए बड़ी ये सारे काफ़ी चीज़ें मैटर करती थी उस समय। तो ऐसा उन्होंने विरोध किया और गांव के लोगों को उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो गांव के लोगों ने भी मतलब राज्य के लोगों ने भी, सभी लोगों ने भी विरोध किया उसका। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी क्रम में एकता होते हैं, एकतादार होते हैं, तो इस पर हम लोग बातें कर चुके हैं। और एकतादार के मतलब के अकाउंट्स को देख रेख करने के लिए मतलब अकाउंटेंट्स भी रखे जाते थे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक है द सामंत एरिस्टोक्रेट। तो सामंत एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सामंत कौन होते थे। सामंत हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि सामंत कौन होते हैं। तो सामंत वैसे व्यक्ति होते थे जो कि गांव के जितने भी राज्य के मतलब गांव होते थे उन सारे गांव से वो क्या करते थे कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, अब एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं, तो एरिस्टोक्रेट्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ राजा के चुने, सॉरी राजा नहीं, कंपनी के चुने हुए व्यक्ति होते हैं। और कंपनी के चुने हुए वैसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ही अच्छाई चाहते हैं। ठीक है, कंपनी के खिलाफ ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, तो अब टॉपिक है द सामंत एरिस्टोक्रेट्स, मतलब कि अब वैसे जो पहले कंपनी ने एरिस्टोक्रेट्स रख रखे थे अपने कंपनी में, तो वैसे लोगों को सामंत बनाया, मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति को सामंत बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी की भलाई चाहता हो, उसके बारे में बुरा कुछ सुनना नहीं चाहता हो, उसके बारे में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो अच्छा ही चाहता हो। ठीक है,
तो इस समय क्या हुआ कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को रख लिया, तो टैक्स कलेक्ट होने लगे ऐसे व्यक्तियों से। इससे बहुत ज़्यादा गांव वाले तंग होते थे, गांव वाले बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते थे कि मतलब ये लोग अपने हिसाब से टैक्स लगा देते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्स का कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब देखेंगे इसमें है कि चिफ्टैन एंड देयर फोर्टिफिकेशन। चिफ्टैन एंड देयर फोर्टिफिकेशन मतलब क्या कि जब मतलब उस समय के प्रमुख जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जो प्रमुख शासक थे, इनके शासन काल में जो था, इनके शासन काल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, क्या क्या ऐसा हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब बहुत अच्छा तरह से विस्तृत रूप से देखते हैं कि क्या हुआ। इस टॉपिक में यही पढ़ना है। तो इस टॉपिक में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए। और बहुत सारे आक्रमण के बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा संगठन तैयार किया। सोचा कि हम लोग क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब कि आक्रमण का हम लोग जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो इन लोगों ने एक आर्मी की बहुत बड़ी संगठन तैयार की जिसको स्टैंडिंग आर्मी कहते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि स्टैंडिंग आर्मी होती क्या है, क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है स्टैंडिंग आर्मी का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि स्टैंडिंग आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो कि अपने राजा के प्रति हमेशा किसी भी समय पे तैयार रहती है। ठीक है, किसी भी समय पे अगर राजा की ज़रूरत पड़ जाए युद्ध की, किसी भी समय राजा की ज़रूरत पड़ जाए अंगरक्षकों की, तो ये हमेशा एक टोली होती थी सैनिकों की जो कि मतलब तैयार रहती थी। ठीक है, इसको क्या कहते थे, स्टैंडिंग आर्मी। तो अब इनके पास अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के पास बहुत सारे स्टैंडिंग आर्मी थे, लेकिन इन स्टैंडिंग आर्मी के होते हुए भी मतलब इन पे आक्रमण हो जाते थे। और मतलब क्या होता था कि ये लोग हार जाते थे, कभी कभी जीत भी जाते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी तैयार किया। और स्टैंडिंग आर्मी तैयार करने के समय क्या क्या समस्याएं आई किसके राज्य में, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे कि आपके बुक में दिया होगा एक पैराग्राफ जिसमें डिफरेंसेस बताई गई होंगी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक के और अलाउद्दीन खिलजी के हम लोग को डिफरेंसेस को देखेंगे कि किसके शासनकाल में क्या क्या डिफरेंसेस रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी इस समय दिल्ली पर बहुत बार आक्रमण हुआ था, तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। अब दूसरे साइड में देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने भी एक स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। दूसरे नंबर का जो वो है उसमें लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तैयार की, तो इन स्टैंडिंग आर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की ज़रूरत पड़ती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक जगह बनवाया। ठीक है, और जिसका नाम था श्री, और वहाँ पे इन सारे लोगों को रखा और इनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए मतलब क्या किया कि गंगा से ब्रह्मपुत्र के बीच जो भी गांव आते थे, जो भी रीजन्स आते थे, जो भी मतलब उपजाऊ जमीन आते थे, उस पर क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने के कारण था कि ये अपने सैनिकों को, जो स्टैंडिंग आर्मी थे इनके, उनको ये अच्छा से खिला सकें, उनको ये अच्छा से रख सकें। ठीक है, अब अनदर हैंड हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पे एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया, जिससे कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। मोहम्मद तुगलक के समय मतलब उनके रीजन में, उनके शासनकाल में एक जगह था दिल्ली एक ऊना, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिल्ली एक ऊना को, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, जितने भी ग्रामीण रहते थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे, इन सभी जगहों को दिल्ली एक ऊना को इन्होंने क्या किया कि खाली करवा दिया। और खाली करवाने के बाद यहाँ पे क्या किया कि अपने जितने भी स्टैंडिंग आर्मी थे उनको रख दिया। और स्टैंडिंग आर्मी रखने के बाद मतलब कि अब इनको खिलाया कैसे जा सके, कि मतलब इनको रखा कैसे जा सके, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक और बहुत गलत कदम उठाया कि इन्होंने एक टैक्स तो लगाया ही, एक एडिशनल टैक्स भी लगा दिया। ठीक है, एडिशनल टैक्स लगाने का मतलब कि जो टैक्स पहले से पीजेंट्स किसान जो थे वो देते आ रहे थे, उसके अलावा भी एक टैक्स लगा दिया गया कि अब सैनिकों को खिलाने के लिए भी आपके यहाँ से ही टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत गलत हुआ, जो कि इसमें इस समय जो थे मोहम्मद तुगलक जो फेल कर गए थे इस पॉलिसी में। क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि जहाँ पे
डबल टैक्स लगा दिया गया हो, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जहाँ पे भी डबल टैक्स लगा दिया गया हो, वहाँ के सैनिक क्या करते थे कि सॉरी नॉट सैनिक, वहाँ के गांव वाले क्या करते थे कि टैक्स देने में ही उनकी जितनी भी फसल थी, जितने भी उनके मतलब जमीन से जितने भी फसल उपजते थे, वो अब कुछ फसल अपने खान पान के लिए बचा के रखते थे और कुछ बेचते थे, जिससे कि वो लोग रिवेन्यू और टैक्स दे सके। ठीक है, तो अब ऐसा होने लगा कि सारे फसल बेचने के बाद भी ये जो अपना टैक्स है वो पूरा नहीं कर पाते थे। और एक और रीज़न था कि इसी के कारण एक बहुत बड़ी भूखमरी आई, फेमाइन आया, जिसके कारण ये लोग मर गए। बहुत सारे किसान जो हैं वो मर गए। ठीक है, गांव वाले जो हैं वो मरे, लेकिन कंपनी को क्या थी, मतलब ऐसे लोगों को क्या थी, इससे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर इन्होंने क्या किया कि अब देखते हैं कि जितने भी सैनिकों को देने के लिए मतलब कि कैश पेमेंट का व्यवस्था करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अगले में देखते हैं कि कैश पेमेंट काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था कि जो जितने भी यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी थे अलाउद्दीन खिलजी के राज में, वो लोग सभी लोग कैश पेमेंट देते थे। और अब देखिए, सभी लोग कैश पेमेंट नहीं देते थे, अलाउद्दीन खिलजी सभी सैनिकों को कैश पेमेंट करते थे। ठीक है, और तुगलक जो थे, अब इन्होंने क्या किया कि ये भी कैश तो देना शुरू किया, लेकिन क्या किया कि इस समय इन्होंने एक मुद्रा जारी किया था, जिसको टोकन्स कहते थे। ठीक है, तो मुद्रा जारी किया तो क्या हुआ कि यहाँ भी इनकी पॉलिसी फेल हो गई। इसलिए फेल हो गई कि जो इस समय ये मुद्रा बनाए थे, वो क्या था कि बहुत ही आसानी से कॉपी कर लिए जाने वाला मुद्रा था, और ये सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए था। तो क्या हुआ कि ये जितने भी उस समय के गांव के लोग थे, वो सारी अपनी पैसे को बचा करके रखते थे, गोल्ड कॉइन्स को बचा करके रखने लगे, और बचा करके रखते क्रम में और यही मुद्रा बनाते थे और चलाने लगे, जिससे कि क्या हुआ, राजा को मतलब कि मोहम्मद तुगलक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और यहाँ भी इनकी पॉलिसी जो है वो फिर से ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये था डिफरेंस उन लोगों के बीच। ठीक है, तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हमारे साथ, क्या क्या इतिहास में घटा, कैसे कैसे इन दोनों का शासनकाल चला दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, द सल्तनत इज इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब देखिए, तुगलक के बाद, मोहम्मद तुगलक के बाद क्या हुआ कि सैयद और लोडी डायनेस्टी के लोग भी दिल्ली पे शासन किए। ठीक है, अब लेकिन ये इनका शासन 15वीं और 16वीं शताब्दी तक से ही चला। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद शेर शाह सूरी नाम के एक व्यक्ति ने, मतलब कि एक एम्परर ने क्या किया कि दिल्ली पे शासन करना शुरू किया। इनका मतलब कैरियर कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनका कैरियर, शेर शाह सूरी का कैरियर बिहार से ही शुरू हुआ। ठीक है, यस, आपने सही सुना, इनका कैरियर बिहार से ही शुरू हुआ, क्योंकि इनके चाचा जो थे, शेर शाह सूरी के चाचा जो थे, वो यहाँ बिहार में एक छोटे से टेरेटरी के जो थे, वो मतलब मतलब कि गवर्नर्स के मतलब किसी कंपनी में काम करते थे। तो इन्होंने मतलब इनको बनाया, इन्होंने युद्ध करना सिखाया, इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया शेर शाह सूरी को। और उसके बाद शेर शाह सूरी ने क्या किया कि इसके बाद याद रखेंगे सभी लोग कि शेर शाह सूरी ने सबसे पहले हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराने के बाद ये क्या किया कि दिल्ली के गद्दी पे बैठे, और दिल्ली पे भी इन लोगों ने शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया और वहाँ पे भी जीत गए, और जीतने के बाद ये दिल्ली पे शासन करने लगे। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी, हम लोगों ने पिछले जो पॉलिसी पढ़ी अलाउद्दीन खिलजी, जैसे वो सैनिकों को रखते थे, जैसे उनका मतलब बिहेवियर था, ये उस अलाउद्दीन खिलजी के पॉलिसी को अपनाए। ठीक है, और उस पॉलिसी को और ज़्यादा इन्होंने विकसित बनाया, बहुत अच्छा बनाया और उस पॉलिसी को। ठीक है, और इनकी पॉलिसी को ही बाद में चल करके अकबर ने फॉलो किया अपने शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी के अपना बनवाया। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और हम लोग अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे। सॉरी, हमारा चैप्टर ही यहीं फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, और हम कल से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आज डाउट होगा वो आप लोग नोट करके रख लेंगे, और नोट करने के बाद क्या होगा कि कल अगर संभव हो तो, या फिर आज आप लोग इस आज ही पूछ लेंगे क्वेश्चन को कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, और सभी लोग याद रखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपकी क्लास सिर्फ और सिर्फ 5:20 तक ही चलती है, मतलब कि एक टाइमिंग है, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइमिंग तक चलेगी, उससे 1 मिनट ज़्यादा या कम नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि सर आप बहुत देर तक क्लास चला देते हो, बहुत देर तक क्लास खोल के रख देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सभी लोग सुरक्षित रहें और फेयर ज़रूर बनाएं। बाय बाय।